हेलो गाइस, तो कल हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और अपने आगे के मोस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 91 वाला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। यानी कि जो अशोक के अभिलेख थे उन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो गाइस उन्हें पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले इनका नाम देवा द प्रियदर्शिनी की व्याख्या की थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो ब्राह्मी लिपि है उसे सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो गाइस ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेप ने ही क्या कहते हैं, अशोक के अभिलेखों को भी पढ़ा था। किसके अभिलेखों को? अशोक के अभिलेखों को भी पढ़ा था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? यानी कि जो अशोक के शिलालेख थे उसे सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को भी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के राजोदेशों का सबसे पहले विपुटन डिसाइफर किसने किया था? तो वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था और ब्राह्मी लिपि को भी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जो पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में जो अशोक के शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? तो वो थे खरोष्टी लिपि में। किस में थे? खरोष्टी लिपि में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। कौन सी? प्राक अशोक, यानी कि अशोक की प्राचीन ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। तो वो कौन सा है? तो वो है अनुराधापुर। कौन सा? अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। यानी कि प्राचीन अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ऐसी कौन सी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो गाइस वो है खरोष्टी। कौन सी है? खरोष्टी। और ब्राह्मी लिपि को वाईं से दाईं लिखा जाता है। कैसे? वाईं से दाईं लिखा जाता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो गाइस वो लिखी जाती है खरोष्टी। कैसे? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी तो वो कौन सी है? खरोष्टी। और बाईं से दाईं लिखी जाती थी तो वो है ब्राह्मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी। क्या होगा? सी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है, यानी कि अशोक के शिलालेख थे उसमें अशोक को किस नाम से बुलाया गया है? तो वो बुलाया गया है प्रियदर्शी नाम से। किससे? प्रियदर्शी नाम से। देवा नाम प्रियदर्शी, यानी कि देव को पसंद। नेक्स्ट है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में अशोक प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। किससे? प्रियदर्शी नाम से। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो वो कौन है? अशोक को ही उनके शिलालेखों में देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो कौन सा है जो उनके बारे में गलत है जो उनके शिलालेख थे? तो पहला है इन पर बढ़िया पॉलिश की गई थी, ये अखंड हैं, या स्तंभों का शेफ्ट चौड़ाकार है, या ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा है डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। क्या हैं? भाग हैं। ठीक है गाइस, किसके? स्थापत्य संरचना के भाग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक राजा अशोक उल्लिखित है? यानी कि अशोक को रान्यो अशोक कहा गया है। तो वो कौन से शिलालेख में कहा गया है? तो वो कहा गया है कंगन हल्ली। किसमें? कंगन हल्ली शिलालेख में अशोक को रान्यो अशोक के नाम से उल्लिखित किया गया है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किया गया है तो वो किया गया है रोमनदेई में। किसमें? रोमनदेई अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। कौन से नाम का? व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? इनमें से ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है? तो वो है मास्की का लघु शिलालेख। कौन सा? मास्की का
लघु शिलालेख। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उनका व्यक्तिगत नाम किसमें मिलता है? तो व्यक्तिगत नाम मिलता है रोमनदेही स्तंभ में। किसमें व्यक्तिगत नाम मिलता है? रोमनदेही स्तंभ में। और इसका आंसर क्या है? मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ? यानी कि इनमें से ऐसे कौन से शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो वो है गुर्जरा। कौन सा है? गुर्जरा में अशोक के नामोल्लेख में हुआ। इनमें से जो भी है उनमें से गुर्जरा में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है। यानी कि अशोक का जो रोमनदेही स्तंभ है वो किससे संबंधित है? तो वो है बुद्ध के जन्म से। किससे? बुद्ध के जन्म से। अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उसके 20 वर्ष बाद उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। कहाँ की? लुम्बिनी की यात्रा की थी। और उसी यात्रा के दौरान उन्होंने लुम्बिनी में रोमनदेही स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ पर स्थित है? यानी कि गुर्जरा शिलालेख कहाँ पर है? तो वो है गाइस मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के दातिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है। किसमें? अशोक का नामोल्लेख मिलता है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया? तो वो है भाब्रू स्तंभ। कौन सा? भाब्रू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रोमनदेही में उसके व्यक्तिगत नाम मिलता है। कौन सा नाम मिलता है? व्यक्तिगत नाम मिलता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कालसी प्रसिद्ध है। यानी कि जो कालसी क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। क्यों? शिलालेखों के कारण कालसी प्रसिद्ध है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? यानी कि तो कालसी हमारा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? तो वो कालसी में मिलती है। कहाँ मिलती है? कालसी में। अगर पूछ लेता है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिलती है? तो कालसी मिलती है। अगर ये पूछ ले कि कालसी में जहाँ अशोक के शिलालेख मिले हैं वो किस राज्य में? तो वो उत्तराखंड में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? और शिलालेख किसे कहते हैं? रॉक एडिक्ट को। किसको? रॉक एडिक्ट, जो पत्थर पर लिखे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो कलिंग के युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के शिलालेख 13 में है। किसमें? 13वें शिलालेख में कलिंग विजय और उसमें हुई क्षति यानी कि उसमें हुई हानि का कलिंग विजय में क्या कहते हैं? शिलालेख 13 में उल्लेख हुआ है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। यानी कलिंग युद्ध का जो युद्ध था वो उसका हमें क्या कहते हैं? क्षति और विजय का वर्णन हमें किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो वो होता है 13वें शिलालेख से। किससे? 13वें शिलालेख से। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्न अभिलेखों से पूर्ण रूप धार्मिक अहिंसोड़ता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे यह पता चलता है कि जब जो सम्राट अशोक थे उन्होंने युद्ध की नीति छोड़ दी थी? तो वो किससे प्राप्त होती है? शिलालेख 13 से। किससे? शिलालेख 13 से। और शिलालेख 13 किससे संबंधित है? तो ये है कलिंग के युद्ध से। किससे? कलिंग के युद्ध से। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है वह अब तो अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचा रहा है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था अशोक ने। किसने कहा था? अशोक ने। यानी कि अपने धर्म के लिए किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो वो अपने धर्म को हानि पहुंचा रहा है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं संगम राज्य के विषय में बताते हैं उनमें सम्मिलित है। यानी कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं जो हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो कौन से हैं? तो वो है उनका दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख। यानी कि दूसरा और 13वां शिलालेख उन्हें संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा दक्षिण राज्य है जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेखों? तो वो है सातवाहन। कौन है? सातवाहन है जो, वो उनका उल्लेख अशोक के दक्षिण राज्य के उल्लेख में नहीं है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ शासक था? यानी कि टालमे की कहाँ शासक था या फिर कहाँ का शासक था?
तो वो था मिस्र का। कहाँ का था? मिस्र का। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? जो तुर्मय था वो कहाँ का राजा था? वो था मिस्र का। कहाँ का? मिस्र का। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया व मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो वो है मौर्य। मौर्य राजवंश के शासकों का सुदूर देशों से एवं सीरिया व मिस्र के साथ राजकीय संबंध था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? यानी कि जो अशोक का अभिलेख था धम्म, उसका मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी गलत है, शांति एवं अहिंसा ये भी गलत है, ये सही है, बड़ों का सम्मान ये भी सही है, धार्मिक सहनशीलता ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे हैं। क्या है? सारे हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि वो चाहता था कि जो हमारी प्रजा है वो एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, मन में पवित्रता लेके आए, कम पाप करे, कम अनुचित कार्य करे। ठीक है गाइस, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ये सभी, क्योंकि वो सभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये कौन सा अभिलेख है? तो ये अभिलेख है पांचवा। कौन सा? पांचवें अभिलेख में अशोक ने पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि को रोक लगा दी थी। उनका मानना था कि पशुओं की बलि लग देना एक पाप है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न जो देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था? तो कौन सा था? तो वो था सोहगोरा ताम्रपत्र। कौन सा? सोहगोरा ताम्रपत्र। क्या कहते हैं? एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन शाही आदेश था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। उसका कारण था कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों ही इसके आंसर सही है, तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कथन ए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो ये तो सही है, उन्होंने भू अनुदान नहीं दिया था। कारण था कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मैग्नीज की क्या कहते हैं पुस्तक कौन सी थी? तो इंडिका। कौन सी? इंडिका इनकी रचना है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मेगास्थनीज राजदूत था, यानी कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और मेगास्थनीज ने ही क्या कहते हैं इंडिका की रचना की थी। किसकी? इंडिका की रचना की थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? यानी कि किसका शासनकाल था जब मेगास्थनीज भारत आया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका शासनकाल था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था वो 7 वर्गों में विभाजित था। इसका उल्लेख किससे मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है गाइस मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। किससे? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से यह उल्लेख मिलता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में उल्लेखित हुआ है कि प्राचीन भारत की दास्ता नहीं थी? यानी कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, कोई भी गुलाम नहीं था किसी का। तो ये मिला है मेगास्थनीज की इंडिका से। किससे? इंडिका से। ठीक है गाइस, किससे? मेगास्थनीज की इंडिका से हमें इस बारे में पता चला है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। यह किसमें लिखा है? तो ये है मेगास्थनीज की इंडिका में। किसमें? मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है? यानी कि जो भी टैक्स होता था, जो भी कर होता था, उसे छुपाने के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? तो वो था मृत्युदंड। कौन सा था? मृत्युदंड। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। किसका प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है इंडिका से। और इंडिका किसकी पुस्तक है? तो वो है मेगास्थनीज की। किसकी? मेगास्थनीज की। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विवरण प्रस्तुत करता है। तो इनमें से कौन सा स्रोत है जो मौर्य के नगर प्रशासन का विवरण करता है, तो वो है मेगास्थनीज की इंडिका। क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? देखो इंडिका। क्या है? इंडिका। अर्थशास्त्र की है तो ये कौटिल्य की है। ठीक है। हमारा इंडिका का मूल लेखक कौन है, यानी कि इंडिका की रचना किसने की थी या इंडिका के लेखक कौन है, तो वो है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है। हमारा नेक्स्ट इंडिका का लेखक कौन है, तो गाइस वही है मेगास्थनीज है। नेक्स्ट फिर से इंडिका का लेखक कौन है, तो इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। ठीक है गाइस। वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है, तो वो कौन सा कार्य है जो मौर्य काल से जारी है गाइस, तो वो है शिल्पकारों का संरक्षण। क्या? शिल्पकारों का संरक्षण या जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण या वस्तुओं की कीमतों निर्धारित करना या नाप तोल के बांटों का निरीक्षण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी। क्या हो जाएगा? सी। गाइस हमारे आज के 50 क्वेश्चन हमारे यहीं सॉल्व होते हैं। तो चलिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो कल हम फिर से एक 50 मौर्य साम्राज्य से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।